नमस्कार साथियों, मैं अजय अरसाना। आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे उन सभी विद्यार्थियों की जो विद्यार्थी चिंतित हैं। उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम में अपने आप को कैसे संभालें और इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। साथियों, मैं आपको आज बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से सब चीज़ें बताऊंगा कि लास्ट टाइम में आपको कैसे 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 चीज़ें करनी चाहिए, खुद को कैसे मोटिवेट करना चाहिए और खुद को क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए जिससे आपको एग्जाम हॉल में प्रेशर ना लगे। क्योंकि साथियों, जो मेन खेल होगा वो अभी होगा। जो बच्चा इस एग्जाम हॉल के प्रेशर को झेल गया साथियों, वही खेल करेगा, वही इस एग्जाम को क्रैक करेगा और CBT 2 के लिए साथियों वही शॉर्टलिस्ट होगा। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। आज 5 नवंबर है और जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तो शायद तक 6, 7 या 10 नवंबर तक हो चुका होगा। लेकिन साथियों, मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास लास्ट 15 या 20 दिन बचे हैं। 25 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हैं और ज़्यादा दिनों तक भी नहीं चलेंगे। 29 तारीख को ये पेपर खत्म हो जाएंगे। तो आप अपना 25 तारीख को ही मान के चलो कि 25 तारीख को आपका पेपर हो जाएगा। तो साथियों, अब इन लास्ट 20 दिनों में आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हो, और खैर तैयारी तो अब क्या करोगे, लेकिन इन लास्ट 20 दिनों में खुद को कैसे और बेहतर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। साथियों, जो मेन चीज़ है उसमें जो सिलेक्शन दिलाती है उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली होती है आपकी तैयारी, जो होती है किताबी, कि आपने किताबें कैसे पढ़ी हैं और आपको कितनी चीज़ें याद हैं। दूसरी होती है मानसिक, कि आप जो आपने पढ़ा है उसको आप मेन एग्जाम हॉल में इस प्रेशर की सिचुएशन में कैसे अप्लाई करते हो। लेकिन साथियों, ज़्यादातर बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, बहुत बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किताबी ज्ञान बहुत सारा होता है लेकिन उस प्रेशर को झेल नहीं पाते, ऑन द स्पॉट चीज़ों को डायरेक्टली मतलब लागू नहीं कर पाते और हड़बड़ाहट के चलते किसी भी कारण से या तो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा कर देते हैं या फिर कुछ भी बेसिक या सिली मिस्टेक कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ था, ये कैसे गलत हो गया। साथियों, ये होता है कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से। और आप घर पे कभी भी ऐसी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते हो कि जैसे आपको एग्जाम होटल करनी चाहिए। आज साथियों वही मैं आपको बताने वाला हूँ। आज 5 नवंबर और आज से आपको कैसे कैसे अपना टाइम टेबल रखना चाहिए। सबसे पहले साथियों, आपको अपने टाइम टेबल में मेडिटेशन और योगा इसको ऐड कर लो। आपका जो भी तैयारी हो, जो भी टाइम टेबल हो, आप उसे फॉलो करो, कुछ भी एक्स्ट्रा चेंज मत करो। लेकिन सबसे पहले अपने पूरी दिनचर्या में मेडिटेशन, योगा, हल्की सी एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट। क्योंकि लास्ट टाइम में अगर बाई चांस आप बीमार भी पड़ गए तो आपके सब पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको लास्ट 10 से 15 दिनों में, 15-20 दिनों में खाली सिर्फ और सिर्फ मोक लगानी है। आपको कुछ भी ज़्यादा ये नहीं सोचना कि यार यहाँ से भी चीज़ें कवर कर लूँ, वहाँ से भी चीज़ें कवर कर लूँ, अब मेरे पास ज़्यादा वो नहीं बचा। अगर देखो साथियों, अगर आपका सिलेबस थोड़ा बहुत छूट रहा हो तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। मतलब फास्ट प्रिपरेशन के लिए चीज़ें जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट के 7-8 दिनों में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और आप मॉक लगा रहे हो, अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, तब आप क्या करो कि खुद को इस तरह से तैयार करो कि इन 10 दिनों में मेरे को हर रोज़ ऐसा एग्ज़ाम लगाना है कि जैसे मैं मेन एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ। अगर आप ऐसी तैयारी करके जाओगे तो आपको कभी भी मेन एग्जाम हॉल में जाके आपको प्रेशर ही नहीं लगेगा। साथियों, एग्जाम हॉल में आप गए तो होता क्या है, कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके दिमाग से खेला जाता है। जैसे स्टार्टिंग में आप एग्जाम हॉल में गए, तो आधे घंटे पहले आपको बाहर वेट करना होगा। कम से कम आधे घंटे पहले अमूमन सब बच्चे पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में जाते हैं तो फिर गेट बंद हो जाता है, फिर दिक्कत होती है, एंट्री नहीं मिलती और बहुत दुख होता है। इसलिए कम से कम आधे घंटे पहले आप गेट वहाँ पर एग्जाम हॉल एग्जाम सेंटर पर पहुँच गए। उसके बाद होता क्या, फिर होता है पूरा आपका दिमागी खेल चलता है। कैसे, आपके आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, फोटो लेके आपको अंदर एंट्री लगाएंगे और एकदम ऐसा माहौल बना देंगे, बिल्कुल सब सिंसियर, सब बच्चे एकदम, पुलिस वाले खड़े होगा, सिक्योरिटी गार्ड खड़े होंगे, आपकी चेकिंग होगी मशीन के साथ। और बाई चांस मशीन ने आवाज़ कर दी, आप घबरा जाओगे, आप बोलोगे यार मैं तो कुछ भी नहीं लेके आया। फिर बाद में पता चलेगा कि बाई चांस कोई सिक्का विक्का अगर आपकी जेब में पड़ा है तो उसकी कारण आवाज़ हो रही है। फिर आप अंदर जाओगे तो पूरा एकदम शांत माहौल होगा, सब लोग अपनी सीट से चिपके हुए होंगे। तो आप बैठ के फिर वहाँ से क्या थोड़ी बेचैनी अंदर स्टार्ट होती है, एकदम एक्साइटमेंट अंदर स्टार्ट होती है। उस टाइम आपको बस अपने दिमाग को शांत रखना है। इन जो 10 दिनों में आपको सिर्फ सिर्फ मॉक की प्रैक्टिस करनी है। मॉक में आप किसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने PYQ, NTPC, टेक्नीशियन और ALP का जो भी पेपर हुआ हो। क्योंकि साथियों देखो, आप ALP का सिलेबस देखो, सिलेबस आता क्या है, 20 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन साइंस के और 10 क्वेश्चन GK करंट अफेयर। तो साथियों, जो 20 और 25 ये 45 क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के। साथियों, ये तो आपको बिल्कुल मतलब नंबर कटने नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास सोर्स अच्छे खासे हैं। आप SSC के भी लगा सकते थे और नहीं लगाए तो अभी लगा लो। आप NTPC का लगा सकते हो, ग्रुप D के लगा सकते हो। और साइंस के लिए आप जो हाल ही में करंट में जो साइंस पूछी जा रही है, जो करंट अफेयर, जैसे MTS का पेपर हुआ चल रहा है वो, और SSC, CHSL, CGL, इनके जो एग्जाम हुए हैं, इनमें से साथियों जो भी करंट अफेयर पूछी गई है
उनको ज़रा फोकस में रखो, उनको ज़रा रीड करो इन लास्ट टाइम में, यही काम आएगा। और इसके आधार पे आप देख सकते हो कि क्या पैटर्न अभी पूछा जा रहा है। इसके बाद साइंस की बात करें तो इन एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में जो भी साइंस आ रही है उन साइंस को कवर करके जाओ। और रेलवे के पिछले साल जो भी साइंस पूछी गई है, बस अब आपको उन चीज़ों को पढ़ना है। अगर आपने कोई टॉपिक बिल्कुल कवर नहीं किया है तो उस टॉपिक के ऊपर आप डिटेल में वीडियो देख सकते हो। ज़्यादा डिटेल में वीडियो देखने से साथियों और फ़ायदा नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू और उनकी प्रैक्टिस से फ़ायदा होगा। साथियों कभी ये मत सोचना कि यार एसएससी की तैयारी क्यों करूँ, एसएससी का सिलेबस क्यों पढ़ूँ, मैं तो रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। साथियों बस ये दिमागी खेल होता है कि हमको ये बता देते हैं कि ये एसएससी का है, ये रेलवे का है, कुछ अलग नहीं होता है, बस उनके ऊपर से नाम चेंज कर दिया जाता है। जैसे जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। बस किसी में इंग्लिश नहीं होती, किसी में इंग्लिश होती है सब कंपटीशन के एग्ज़ाम में। लेकिन साथियों मैथ, रीजनिंग, जीके ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर एग्ज़ाम में होते हैं और इनका सिलेबस हर एग्ज़ाम में सेम है। बस एग्ज़ाम का नाम बदल देते हैं और इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कराएं, उस एग्ज़ाम की तैयारी कराएं, इसका सिलेबस पढ़ो, उसका सिलेबस पढ़ो। अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिशन का एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आपको दोबारा सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको बस पीवाईक्यू और सेल्फ स्टडी और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बात करते हैं फिर मेन एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे तो उस टाइम आपको क्या करना है। साथियों इस प्रेशर की सिचुएशन में ही असली खेल होगा। वो कैसे? क्योंकि देखो ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, बेचैन हो जाते हैं वो, और अनाउंसमेंट होती रहती है, अब 5 मिनट बचे हैं, अब 1 मिनट बचा है, पेपर स्टार्ट होने वाला है, सब लोग तैयार हो जाओ। तो उस टाइम आपको क्या करना है, बस अपने दिमाग को शांत रखना है, खुद से कहते रहना है कि हाँ यार मैंने मेहनत की है और हे भगवान जिसने भी सच्ची मेहनत की हो, खुद से प्रार्थना करनी है, ऊपर से प्रार्थना करनी है कि जिसने भी सच्ची मेहनत की हो आप भगवान उसका सिलेक्शन जरूर कराना। अगर मैंने मेहनत नहीं की, मैंने लापरवाही की है तो बेशक मुझे दोबारा मौका देना, मैं दोबारा मेहनत करूंगा। क्योंकि साथियों अभी एकदम एक लहर आई हुई है, एक रेलवे की भर्तियों की, एसएससी की भर्तियों की एक लहर आई हुई है जिसमें आप एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई और एसएससी के भी अब करंट में पेपर चल रहे हैं। तो आपने को बस एक बार तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर आपसे बाई चांस इस तैयारी में कोई चूक रह गई हो तो आप बिल्कुल हताश निराश मत होना, क्योंकि अभी आपके पास मौके सब गए नहीं हैं, अभी तो बस मौके स्टार्ट हो रहे हैं। आपको मोटिवेट रहना है और यही यही सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप जब ऐसे अनाउंसमेंट हो कि 3 मिनट बची हैं, 4 मिनट बची हैं, उस टाइम क्या करना, जो आपको रफ पेपर मिलेगा उसमें अपना नाम लिख के पीछे क्या करना, पीछे रीजनिंग के लिए ए से लेकर जेड तक गिनती लिख लेना, उल्टी गिनती लिख लेना और हल्की हल्की कैलकुलेशन करते रहना। इससे होगा क्या, आपका माइंड एक्टिवेट होने लग जाता है, आपका ध्यान, आपका जो फोकस होता है वो इस स्ट्रेस के माहौल से हटके अपने ऊपर आ जाता है। आपको लगता है कि हाँ, खुद से कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ ठीक है, मैं बाकियों से कुछ अलग कर रहा हूँ। बाकी एक दूसरे से बात करेंगे, पूछेंगे भाई तू कहाँ से है, कहाँ से नहीं है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल साइड कर देना। अपना ध्यान पूरा अपने उस पर सिस्टम पे और अपने रफ पेपर पर रखना। और जब आप क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करते हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है आप एग्ज़ाम हॉल में जाके आप कैसे उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हो। साथियों लास्ट टाइम में अपना बिल्कुल भी सिस्टम बदलना मत। अभी जो 10 से 12 दिन बचे हैं ना, इन 10 से 12 दिनों में या 15 दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ वैसे ही मॉक अटेम्प्ट करना जैसे आप मेन एग्जाम में करने वाले हो। कभी भी साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पता है। अगर हम घर पे सबसे पहले जीके, साइंस, फिर मैथ, रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमको भी मेन एग्जाम हॉल में जाके सेम टू सेम वैसे ही अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर बेशक उसमें क्या होगा, मेन एग्जाम हॉल में हमें पता नहीं कि पहले क्या क्वेश्चन आ जाए फिर क्या आएगा, हमें कुछ ऐसा पता नहीं। लेकिन लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है यार मेरे को कि इसमें सेक्शन वाइज आते हैं कि सब मिक्स क्वेश्चन आते होंगे। मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो भी कोई डाउट नहीं है। जो क्वेश्चन पहले आए उसको दमादम करते जाओ और एक तरीके से सब लास्ट तक करते जाओ। किसी भी क्वेश्चन से अपना ईगो नहीं लड़ाना कि इसको करके जाऊंगा और ये तो यार रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, फिर इस क्वेश्चन को तो नहीं छोड़ूंगा। रीजनिंग में साथ में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फंसाएंगे। मैथ्स में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े कैलकुलेटिव होंगे, पॉइंटों में होंगे या फिर कैलकुलेशन के पर्पज से ही होंगे। आपको उससे ईगो नहीं लड़ाना, उसको बोला नहीं कि तेरे को सॉल्व करूंगा, उसको नमस्कार करो, साइड कर दो, वापस लौट के आओ, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। साइंस और जीके ये 20 और 10 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है तो 12 से 15 मिनट का काम है। अगर आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हो, आराम से पढ़ने के बाद भी अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो साथ में बस 12 से 15 मिनट का टाइम है, इनको आप सॉल्व कर दोगे। 15 मिनट में जब आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अब बचे आपके पास 45 क्वेश्चन, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, और आपके पास टाइम कितना बचा, 50 मिनट बची। इसमें से भी अगर साथियों आप 30 मिनट, 50 में से 30 मिनट भी अगर आप मैथ को देते हो, क्योंकि मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो 20 क्वेश्चन है, 30 मिनट वैसे ज़्यादा हो जाता है। अगर आप 25 से 28 मिनट भी मैथ को देते हो और इधर आप दे देते हो, इधर भी आप साथियों 22 से 25 मिनट रीजनिंग को देते हो,
तो आपका सफिशिएंट सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। बस बिल्कुल भी हड़बड़ाना मत। हड़बड़ाने में क्या बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, हम जो कॉन्सेप्ट हमको लगाना होता है हम उसको भूल जाते हैं और टाइम को देखते रहते हैं। टाइम को बिल्कुल मत देखना, आपने तैयारी की है बस खुद को देखना। चीज़ें इतनी मुश्किल है नहीं, बस चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यारों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाए, आप इस सोशल मीडिया से दूर हो जाना, आप इस यूट्यूब से दूर हो जाना। अगर आपका पहले शिफ्ट में पेपर हो तो बिल्कुल दूर हो जाना। कोई चीज़ काम नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ आप, आपका माइंडसेट, आपकी प्रिपरेशन और आप खुद से कैसे बात करते हो एग्जाम हॉल में, खुद को कैसे मोटिवेट रखते हो एग्जाम हॉल में, सिर्फ और सिर्फ यानी यही चीज़ काम आएगी आपको। हम में से कोई भी या फिर कोई भी टीचर आके आपका एग्जाम सॉल्व नहीं करा सकता, ना ही हम में से किसी को पता कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस कट ऑफ के चक्कर में यार बिल्कुल मत रहना, ये सबसे बड़ा एक जाल है, धोखा है। अगर आपको बता दिया जाए कि लास्ट टाइम ये कट ऑफ गई थी और आप उतने ही क्वेश्चन करके आओ और बाद में पता चले कि यार पेपर तो आसान आया था, मैं और ज़्यादा क्वेश्चन कर सकता था, तो आप बाहर हो जाओगे, पहले पेपर में ही बाहर हो जाओगे। और इतना बड़ा दुख आपको होगा कि यार मैं किसकी बातों में आ गया। आपको कुछ नहीं सोचना, आपको अपना बेस्ट देना है। कट ऑफ तो यार आप डिसाइड करोगे, आप जैसा पेपर दे के आओगे, जैसा एग्जाम का पेपर आएगा, लेवल, जैसा एग्जाम का जो लेवल होगा उस हिसाब से आप जितना अटेम्प्ट कर पाओगे, जितना सही कर पाओगे, उसके आधार पर कट ऑफ बनेगी। अभी तो यार पेपर ही नहीं हुआ, क्यों इस कट ऑफ के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ कोई काम नहीं आएगी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हल्का सा अपने टाइम टेबल में मेडिटेशन और मॉक की प्रैक्टिस ज़्यादा ले आओ। और खुद का एक बार आपका, हाँ, अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, कोशिश करो कि घर पे भी आप अपने उसी शिफ्ट में, घर पे या रूम पे जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हो, उसी टाइम की अंडर में एक मॉक लगाओ, फुल मॉक लगाओ। और जहाँ गलती हो रही है उसका एनालिसिस करो, या डीपली एनालिसिस करो कि किस सेक्शन में मेरी गलती हो रही है। अगर बाई चांस आप उन चीज़ों को कवर नहीं कर पाते हो और आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाते हो, तो आपको पता पड़ जाता है कि यार मैंने मॉक लगाया था, अब मेरा रीजनिंग या मैथ के क्वेश्चन मेरे को थोड़े परेशान कर रहे थे, और पहला क्वेश्चन मैथ का आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा झुक जाना है, नमस्कार करके क्वेश्चन को साइड कर देना है, आगे जाना है। पहला क्वेश्चन ही मैथ का आ गया, दूसरा क्वेश्चन मैथ का आ गया, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक झटके से तुम क्या करो, लास्ट से शुरू कर दो, 75 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर दो, बोला मैं बैक से लगाऊंगा, और देखोगे साथियों आप यकीन नहीं मानोगे, जब आप एक बार ऐसे पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। बेशक उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की हो, लेकिन बैंड बज जाती है अच्छों की, क्योंकि यार जो पहला दूसरा क्वेश्चन जो अच्छे से सॉल्व कर लेता है, कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाता है, उसे पता पड़ जाता है ठीक है अब तो मैं सबको फाड़ डालूंगा। फिर वो अगर पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही ऐसा आ जाए, हार्ड आ जाए, आपने प्रिपरेशन अच्छे लेवल की है और पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही हार्ड आ जाए, तो फिर यार बहुत दुख होता है कि यार मर गया, पेपर तो इतना हार्ड लेवल का आया है, मैं तो तैयारी नहीं कर पाया। फिर इतने नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं दिमाग के अंदर, फिर उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आप क्या करो, पहला क्वेश्चन हार्ड आया स्किप करो, दूसरा क्वेश्चन हार्ड आया स्किप करो, तीसरा हार्ड आया स्किप करो। आप डायरेक्ट एक साथ 10 से 15 क्वेश्चन स्किप कर दो, छोड़ दो, निकाल दो। स्टार्टिंग करो 25वें क्वेश्चन से, 50वें क्वेश्चन से, या फिर लास्ट से स्टार्टिंग करो, फिर चीज़ों को सॉल्व करते आओ। ये आपको यार आज़ादी मिली हुई है, आपको किसी ने नहीं कहा कि आपको लेके 1 से लेकर 75 तक एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, आप जैसे चाहो वैसे इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। बस मेन चीज़ ये है कि खुद को मोटिवेट रख के, खुद को कंट्रोल रख के, अपने एक्साइटमेंट पर थोड़ा सा कंट्रोल रख के आप इन चीज़ों को कवर करो। और आप यकीन नहीं मानोगे यारों, बताऊँ, देखो यारो, मैंने जो ये चीज़ आपको बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने एनटीपीसी का CBT 2 दिया था, तो उसमें मैंने अपने अनुभव के आधार पर ये चीज़ अप्लाई की। और मैंने 102 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 120 में से 102 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें से मेरे 6 क्वेश्चन गलत गए, तो मेरी बस 2 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हुई। टोटल कुल मिला के मेरे 8 नंबर कटे 102 में से, और 94 नंबर मुझे प्राप्त हुए। लेकिन मैं अपनी नेगेटिव मार्किंग पे कैसे कंट्रोल कर पाया साथियों, वही मैं चीज़ आपको आज बता रहा हूँ। और आप नेगेटिव मार्किंग ही खा जाती है बच्चों को। आप पॉइंट एक नंबर, पॉइंट नंबर, एज के डिफरेंस पे साथियों आप दौड़ से बाहर हो जाते हो। तो अगर मेरी बात है आपको थोड़ी सी भी सही लगे और ऐसे लगे कि नहीं यार इन चीज़ों को लागू करना चाहिए, तो प्लीज़ आप लागू करना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलोगे। और बाकी अगर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी डाउट हो, अगर आपको लगता है कि मतलब प्रिपरेशन रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले कैसा भी डाउट हो, एग्जाम हॉल में कैसा अपना माइंड सेट रखें, कैसा भी अगर आपको डाउट क्लियर नहीं हो पाया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और सब चीज़ आपके साथ अच्छी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू यार।